हाँ जी भाई। सभी को नमस्कार। सभी को राम राम। आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि एक बार तो फटाफट से बता दीजिए। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए आप लोगों को आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है भैया। हाँ जी। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए आप लोगों को आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है क्या भाई। तब तो अपन आगे बात करें भाई। हाँ जी। हाँ जी भैया। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए आप लोगों को आवाज़ वगैरह सब कुछ आ रही है क्या। वीडियो ऑडियो सब कुछ विजिबल है। हाँ जी। चलिए बता दीजिए आप लोग। बात करते हैं अपन उसके बाद में। हाँ जी। चलिए साहब। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट कर दीजिए एक बार। कमेंट कर दीजिए फटाफट से एक बार। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा आप लोग आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है आप लोगों को। हाँ जी बिल्कुल आपके कमेंट में देख पा रहा हूँ। चलिए साहब यस सर तो बिल्कुल अपन बात करते हैं यहाँ पर। आज का टॉपिक आप लोगों ने पीछे देख ही लिया होगा वैसे। राजस्थान का भाषा एवं साहित्य एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने सिलेबस का पार्ट बनता है जैसे ये ध्यान रख लेना। और इसके अंदर अपने पास क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे भैया। तो सबसे पहले आप लोग एक एक पॉइंट पर देखिएगा भाई है ना। सबसे पहले आप एक एक पॉइंट पर देखिएगा इसके अंदर अपन क्या चर्चा कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पर जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं ना वो डिस्कशन सबसे पहले तो अपन किस पर कर रहे हैं भाई। सबसे पहले तो मैं आपको राजस्थानी भाषा के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला डिस्कशन अपना यहीं पर चलेगा। आपके राजस्थानी भाषा को लेकर डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो देखो आप लोग यहाँ पर राजस्थानी भाषा को लेकर डिस्कशन अपन यहाँ पर कर लेते हैं तो वो भी आप लोग देखिएगा। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल तो देखो आप लोग यहाँ पर सबसे बड़ी बात। हाँ लोक देवता के साथ में ये भी करा देना था। करा तो बहुत कुछ देना था ठीक है ना। संत अलग टॉपिक होता है और ये आपके और लोक देवता अलग टॉपिक होते हैं ये सिलेबस में नहीं है क्या आपके। ठीक है ना। हाँ ये भी तो सिलेबस में है ना। चलिए साहब और 15 तारीख तक सारे ही टॉपिक कराने हैं मेरे को। ये और वो क्या होता है। तो देखो राजस्थानी भाषा सबसे पहले ध्यान रखना आप लोग। राजस्थानी भाषा के अंदर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको यहाँ पर बताऊंगा। हमारा जो भारतीय संविधान है ध्यान रखना आप लोग। हमारा जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान की अनुसूची 8। जब अपन पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना तो पॉलिटिकल साइंस में कुछ बातें आती हैं कि भाई हमारे टोटल 12 अनुसूचियां हैं भैया। संविधान के अंदर टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो ये जो आपके अनुसूची 8 है ज़्यादा बातें इसके अंदर करूंगा नहीं। इस अनुसूची 8 के अंदर आपके कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो अनुसूची 8 के अंदर आपके 22 भाषाओं का उल्लेख है। ध्यान रखना कितनी भाषाओं का उल्लेख है आपके। तो अनुसूची 8 के अंदर टोटल आपके 22 भाषाओं का उल्लेख है। और ध्यान रखना इन 22 भाषाओं के अंदर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो हम लोग राजस्थानी पढ़ रहे हैं तो ये जरूर याद रखना। इन 22 भाषाओं के अंदर आपके राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। ठीक है ना। इनके अंदर आपके राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए भैया कि भाई आपके 22 भाषाओं का उल्लेख है टोटल। और इन 22 भाषाओं के अंदर आपके राजस्थानी भाषा और आपके नहीं है ये ध्यान रखना आप लोग। समझ में आ गई बात। यहाँ पर पहली बात तो यही ध्यान रख लेना कि भारतीय संविधान के अंदर टोटल आपके और 12 अनुसूचियां हैं जिनमें से 8वीं अनुसूची जो आपके है वो आपके किसको डेडिकेट है। तो ये 8वीं अनुसूची के अंदर आपके क्या है भैया। तो 8वीं अनुसूची आपके भाषाएं हैं। जो आपकी भाषाएं हैं ना उनके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। उसमें अपने राजस्थानी को शामिल नहीं किया गया है। मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो राजस्थानी भाषा है ये अभी गैर संवैधानिक है। इसको संविधान के अंदर दर्जा नहीं मिला है। समझ में आ गई बात यहाँ पर। इसके अंदर आपके संविधान का संविधानिक दर्जा इसको प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए तो अपन देखते हैं कि भाई अपने पास में क्या बात निकल करके आती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे जो राजस्थान की जो राजभाषा है जब भी अपन बात करते हैं कि राजस्थान की जो राजकीय भाषा है वो आपके कौन सी हो जाएगी भैया। तो एक तो राजकीय भाषा के बारे में बात करूंगा और एक हमारे आ जाती है भैया राजस्थान की। ध्यान रखना एक तो राजस्थान की राजकीय भाषा और एक राजस्थान की मातृभाषा। दोनों में सबसे बड़ा अंतर देखो पहली बात तो भाई अपन राजकीय भाषा राजस्थानी लिख तो देना लेकिन राजकीय भाषा तो फिर आपके संविधान में दर्जा भी उसको प्राप्त होना चाहिए। भाई उसको राजस्थान में दर्जा भी तो प्राप्त होना चाहिए ना। तो देखो आप लोग यहाँ पर तो राजकीय भाषा तो आपकी क्या हो जाएगी। तो राजकीय भाषा तो अपने हिंदी हो जाएगी। ठीक है ना। आपकी राजकीय भाषा तो क्या हो जाएगी भाई। तो राजकीय भाषा तो आपके हिंदी हो जाएगी। जबकि मातृभाषा के बारे में बात करूं
तो ये मातृभाषा आपके राजस्थानी, जिसको अपन मायड़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो अपने राजभाषा तो क्या है भैया, राजभाषा तो अपने हिंदी है, जबकि अपनी स्थानीय भाषा क्या है, अपने राजस्थानी है, जिसको अपन मायड़ के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में। तो देखो आप लोग यहाँ पर, अब यहीं पर अपन बात करते हैं थोड़ा सा कि हिंदी भाषा दिवस, यहीं पर अगर मैं आपके बात करूं कि आपके क्या आ जाएगा भैया, हिंदी भाषा दिवस। तो देखो अगर हिंदी भाषा दिवस के बारे में बात करें तो हिंदी हिंदी भाषा दिवस आपके कब मनाया जाता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं 14 सितंबर को सर हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है, अगर भाषाओं को लेकर के बात करते हैं, ठीक है ना। और राजस्थानी भाषा दिवस जो आपके आ जाएगा, वो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाएगा, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर बात करें कि ये राजस्थानी भाषा दिवस जो है, ये राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाएगा, तो ये राजस्थानी भाषा दिवस आपके और 21 फरवरी के दिन मनाया जाएगा। तो ये सबसे पहले तो आप लोग याद रखना, 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं, वहीं पर राजस्थानी भाषा दिवस आपके कब मनाते हैं, तो राजस्थानी भाषा दिवस आपके 21 फरवरी को मनाते हैं। फिर देखो आप लोग इसके बाद में अगर अपने पास में बात आती है कि राजस्थानी के बारे में जब अपन बात ही कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, विश्व में बोले जाने के आधार पर, अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपके, तो विश्व में बोले जाने के आधार पर, विश्व में बोले जाने के आधार पर, तो समझना आप मेरी बात को कि विश्व में बोले जाने के आधार पर अपने जो ये राजस्थानी भाषा नहीं है, तो विश्व में बोले जाने के आधार पर राजस्थानी भाषा का स्थान, ठीक है, विश्व में बोले जाने के आधार पर राजस्थानी भाषा का स्थान। तो कौन सा स्थान अपने को राजस्थानी भाषा का मिलता है भैया, और वही चीज मैं आपसे भारत में भी पूछूंगा भाई, विश्व तो आपके आ ही जाएगा, लेकिन वही चीज अपन भारत में भी देखेंगे कि भारत में बोले जाने के आधार पर राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान अपने को मिलता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी भैया। विश्व में तो आपके जो स्थान आता है ना, वो है आपके 16वां, विश्व में तो 16वां स्थान है। और राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो राजस्थान, वो भारत की बात करते हैं तो भारत में आपके 7वां स्थान इसको दिया जाता है। समझ गए मेरी बात को। यहाँ पर यही चीज अपने को छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि विश्व में बोले जाने के आधार पर तो राजस्थानी भाषा का स्थान कितना हो जाएगा, विश्व में बोले जाने के आधार पर तो राजस्थानी भाषा का स्थान आपके 16वां है। मतलब इससे पहले 15 भाषाएं हैं जो ज्यादा बोली जाती हैं, और भारत के अंदर आपके स्थान मिलता है आपको 7वां। कौन सा हो जाएगा, 7वां। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो भैया लगभग अगर इसके अंदर देखते हैं तो लगभग इसके 8 करोड़ वाचक हैं, ध्यान रख लेना। मतलब कि लगभग अगर मैं बात करूं तो इसके कितने, तो लगभग इसके आपके 8 करोड़ वाचक हैं। ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखना। मतलब यूं अभी करंट में यूं मानते हैं कि लगभग 8 करोड़ लोग आपके क्या बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, अभी वर्तमान में अगर यूं माना जाए। लेकिन फिर भी अपने संविधान की और 8वीं अनुसूची के अंदर तो इसको शामिल नहीं किया गया है। आई बात समझ में, ठीक है। तो 8वीं इसके अंदर तो शामिल नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब इसके बाद में आगे देखो आप लोग, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो अपने जनगणना हुई थी भैया 1961। तो 1961 की जो जनगणना है ना, उन 1961 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, 1961 की जनगणना के आधार पर अगर अपन बात करते हैं 1961 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में बोली जाने वाली कुल बोलियां, राजस्थान में बोली जाने वाली कुल बोलियां, तो ये भी चीज आप लोग याद रखना कि राजस्थान में बोली जाने वाली कुल बोलियां कितनी है, कि भाई राजस्थान में अपन कितनी बोलियां बोलते हैं भैया। तो 1961 के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको कि 1961 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में टोटल आपके 73 बोलियां बोली जाती है। कितनी बोलियां बोली जाती हैं भाई, राजस्थान में आपके 73 बोलियां बोली जाती हैं। तभी तो अपन कहते हैं कि भैया 4 कोस पर बदले पानी, नो सॉरी, 5 कोस पर बदले पानी 7 कोस पर वाणी, 5 कोस पर बदले पानी 7 कोस पर वाणी। मतलब अपने आप 5 कोस पर तो क्या होता है, पानी बदल जाता है। आई बात समझ में, 5 कोस पर तो क्या होता है, पानी बदल जाता है, और 7 कोस पर अपने बोली बदल जाती है। इतना अपने यहाँ पर और आपको और डिफरेंस देखने को मिलेगा। आई बात समझ में, ये सबसे बड़ी बात है भैया कि अपने यहाँ पर कितनी बोलियां बोली जा रही है भैया, 73 बोलियां। पूरे इंडिया में 544 बोलियां बोली जाती हैं। अगर इंडिया में अपन देखते हैं तो ये ध्यान रखना आपके, और टोटल कितनी बोलियां बोली जाती हैं, 544। और यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपके कितनी हो गई, 73 बोलियां बोली जाती हैं। जरूर याद रखना आप मेरी इस बात को। चलिए साहब, चित्रकला कंप्लीट हो गई क्या, बिल्कुल चित्रकला कंप्लीट हो गई। कल क्लास ली थी लंबी मैंने, मैराथन क्लास, उसके अंदर हो गई थी, ठीक है।
चलिए साहब, तो ये चीज याद रख लेना कि 1961 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में बोली जाने वाली कुल बोलियां कितनी हो जाएंगी आपके, तो वो आपके हो जाएंगी भैया टोटल 73। एक बार फटाफट से इस स्लाइड को क्लियर कीजिए भैया, फटाफट से इस स्लाइड को क्लियर कीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे अपन। हाँ जी, चलिए अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हाँ जी, चलिए साहब। हाँ जी, तो देखो आप लोग, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद में अपने पास में क्या आ जाएगा, अब राजस्थानी भाषा की लिपि जो अपन लिखते हैं ना, अपन राजस्थानी भाषा, जैसे आप लोग देखना यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर बात करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, राजस्थानी भाषा की लिपि। कि भाई राजस्थानी भाषा की लिपि के बारे में बात करेंगे कि राजस्थानी भाषा की कौन सी लिपि अपने को देखने को मिलेगी। तो भैया राजस्थानी भाषा की जो लिपि है ना, वो है आपके देवनागरी। कौन सी लिपि आ जाएगी आपके, देवनागरी लिपि आपके आ जाएगी, ये ध्यान रखना, देवनागरी लिपि। इसी को हम लोग महाजनी लिपि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो इसी को हम लोग ध्यान रखना महाजनी लिपि भी बोलते हैं भैया, क्योंकि महाजनों ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था ना, तो इसको अपन महाजनी लिपि भी बोलते हैं। महाजन मतलब कि आपके बनिया वर्ग, महाजन बोले तो आपके बनिया वर्ग, तभी तो ध्यान रखना अपन इसको क्या बोलते हैं, अपन इसको एक नाम और देते हैं भैया, बनियावटी। क्या नाम दे देंगे भाई, इसको बनियावटी लिपि भी अपन बोल सकते हैं। और इसके अंदर अक्षर जो होते हैं ना, वो आपके मुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको अपन मुड़िया लिपि भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे आपके, इसको मुड़िया लिपि भी बोलते हैं। तो ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना कि देवनागरी लिपि, महाजनी लिपि, बनियावटी लिपि और मुड़िया लिपि, ये अपन इसको बोलते हैं भैया। समझ में आ गई बात यहाँ पर, हाँ जी। चलिए, तो इसके बाद में अपन देखते हैं, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं देवनागरी लिपि। अब ये देखो, मेन बात मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थानी भाषा की लिपि क्या हो जाती है आपके, और राजस्थानी भाषा की लिपि देवनागरी बोल दो, महाजनी बोल दो, बनियावटी बोल दो, मुड़िया बोल दो, क्योंकि मैंने बोला ना कि बिना मात्रा वाले जो आपके महाजनी शब्द होते हैं ना, उनको मुड़िया लिखा जाता है। आई बात समझ में, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके कि इसके अंदर जो अक्षर होता है ना, वो अक्षर आपके क्या होता है, तो वो आपके मुड़िया होता है। वो क्या होता है, आपके मुड़े हुए अपन अक्षर लिखते हैं, जो बिना मात्रा वाले और महाजनी शब्द मोड़ कर लिखे जाते हैं, ध्यान रखना। आई बात समझ में, हाँ हिंदी की भी सेम ही है लगभग, तो ये जरूर याद रख लेना आप लोग, बिना मात्रा, बिना मात्रा वाले, विशेषकर जो आपके बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द मोड़ कर लिखे जाते हैं, तो बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द, बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द मोड़ कर लिखे जाते हैं। तो ये भी आप लोग जरूर याद रख लेना कि बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द मोड़ कर लिखे जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भैया मुड़िया। क्या बोलते हैं उसको अपन, मुड़िया। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, इसी के लिए एक शब्द और काम में ले सकता है, अगर अपन देखें तो इसी के लिए आपके कामदारी लिपि भी बोल सकता है, वो महाजनी लिपि भी बोल सकता है, आपके कामदारी लिपि भी इसको बोल सकता है। महाजन, कामदार, ये वर्ड काम में लिए जाते थे उस समय, तो कामदारी लिपि भी इसको बोल सकता है। समझ में आ गई बात यहाँ पर, तो ये मुड़िया अक्षर जरूर याद रखना। और अगर मैं बात करता हूं कि ये जो आपके लिपि है, ये जो आपके लिपि है, इसका आविष्कर्ता कौन है, ध्यान रखना, ये जो मुड़िया लिपि है ना, इस मुड़िया लिपि का आविष्कर्ता, जिसने इसका सबसे पहले आविष्कार किया था, तो वो आपके कौन हो जाएगा, तो इसका आविष्कर्ता आपके टोडरमल है भैया। अकबर के दरबार में था एक राजस्व मंत्री था, उसका मैं यूं भी कह सकता हूं आपके कि अकबर का नवरत्न में भी शामिल था अकबर के दरबार में, टोडरमल। तो ये जरूर याद रख लेना आप लोग कि इसका जो आविष्कर्ता है ना, वो आपके कौन हो जाएगा, वो आपके टोडरमल हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ये तो आपके एक बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई, तीसरी बात, ये जो आपके मुड़िया लिपि है ना, राजा महाराजाओं के टाइम पर, मतलब कि रियासत काल में, ठीक है, रियासत काल में जो आपके न्यायालय वगैरह होते थे, उनमें भी इसका प्रयोग होता था। आई बात समझ में, तो रियासत काल में आपके न्यायालय एवं कार्यालयों में प्रयोग होता था। आपके जो न्यायालय थे, उन न्यायालयों में एवं कार्यालयों में इसका प्रयोग होता था, न्यायालयों एवं कार्यालयों में, और आपके इस लिपि का प्रयोग किया जाता था। समझ गए मेरी बात को, तो ये आपके मुड़िया लिपि के बारे में बात हो जाती है।
तो ये मैंने आपको लिपि के बारे में भी बता दिया कि राजस्थानी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी, तो इस पर भी आप लोग फोकस कर लेना भैया। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है वो देखो आप लोग, एक बार क्लियर कर लो इसको भी आप लोग, तुरंत तुरंत एक बार क्लियर कर लीजिए इसको भी आप लोग, और कमेंट करके बता देना भाई। छोटी छोटी बातें हैं ये, अपने को ये याद रखनी है ना, और स्पेशली मैंने आपको कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले तो विशेषकर याद रखना, क्योंकि आप लोगों के ये स्पेशल टॉपिक दिया गया है थोड़ा सा, तो इन पर आप लोग फोकस कर लेना भाई। चलिए साहब, अब आगे बात करते हैं इसके बाद में कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये राजस्थानी भाषा आपके निकल करके आई। तो अपने जैसे होता है ना, अपन बोलते हैं कि भाई ये कौन सी फैमिली है, बोले ये खंडेलवाल फैमिली है, ये जैन फैमिली है, अपने नहीं कर देते जैसे टीबावत परिवार, ठीक है ना, माटोलिया परिवार बोल देते हैं ना, ऐसे ध्यान रखना, सिवाड़ा परिवार, तो ऐसे बोल देते हैं भाई। तो वैसे ही एक आपके भाषाओं का भी एक परिवार है, भारोपीय भाषा परिवार, फैमिली है इनकी भी पूरी, भारोपीय भाषा परिवार। इधर देखना आप लोग, अब भारोपीय भाषा परिवार जो है, ठीक है ना, इनके अंदर जो सबसे पहले जो आपके नाम आता है वो आता है वैदिक संस्कृत। जो शुरुआत होती है इनकी फैमिली की वो आपके वैदिक संस्कृत से होती है। मतलब सभी भाषाओं की जननी क्या है, सभी भाषाओं की जननी आपके वैदिक संस्कृत है भैया। पहली बात तो आप यही ध्यान रखना, जितनी भी भाषाएं हैं उन सब की जननी क्या है भैया, तो आपके वैदिक संस्कृत होती है। आई बात समझ में। तो वैदिक संस्कृत के अंदर से आपके दो भाषाएं अलग होती हैं। ये जो वैदिक संस्कृत है यहाँ से आपकी कितनी भाषाएं अलग हुई, यहाँ से आपके दो भाषाएं अलग हुई, ठीक है ना। तो देखो आप लोग, तो इधर वैदिक संस्कृत के बारे में एक तो बात करते हैं। तो वैदिक संस्कृत में एक चीज ध्यान रखना आप लोग, ये वैदिक संस्कृत बताई जाती है सबसे प्राचीन भाषा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है भैया, तो सबसे प्राचीन भाषा आपके वैदिक संस्कृत को ही माना गया है। सबसे प्राचीन भाषा आपके वैदिक संस्कृत को माना गया है, जरूर याद रख लेना। आई बात समझ में। हाँ जी, बट क्या आप और कुछ भी ऐड करवाओगे क्या? अब बिल्कुल वो बाद में अपन देख लेंगे, कोई बहुत भारी चीजें नहीं होंगी इसके अंदर, वो अपन बाद में देख लेंगे, है ना। अभी आप एक बार पढ़ लो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। अब ये जो वैदिक संस्कृत है आपके, इससे दो लैंग्वेज आपके निकलती है। एक तो आपके कौन सी निकलेगी यहाँ पर, पाली। एक तो आपके पाली अलग हो जाती है, और एक आपके लौकिक संस्कृत, जो आपके शिक्षा की भाषा थी, विद्वानों की भाषा थी, देवताओं की भाषा थी, ब्राह्मणों की भाषा थी, वो आपके क्या हो जाएगी भैया, लौकिक संस्कृत। तो ये आपके लौकिक संस्कृत हो जाती है। और एक पाली, अब वो तो लिखने में काम आती थी विशेषकर, बोलने में ज्यादातर अपन पाली का प्रयोग करते थे। मतलब कि अब जो अपना मुद्दा शुरू हुआ वो पाली से होगा। फिर ये पाली आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस पाली से आपके कितनी लैंग्वेज निकलेगी भैया, तो ये जो पाली है यहाँ से भी आपके तीन भाषाएं निकलेंगी। सबसे पहले देखो प्राकृत निकलेगी, और प्राकृत में भी कौन सी आ जाएगी, शोर सनी प्राकृत। ये पूरा डायग्राम याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले शोर सनी प्राकृत आ जाएगी, और यही अपने काम की है भैया। सबसे पहले आपके क्या आ जाएगी भाई, शोर सनी प्राकृत आपके आ जाएगी, ये ध्यान रख लेना। आई बात समझ में। हाँ, संस्कृत और वैदिक संस्कृत अलग अलग होती, अलग अलग है क्या, मतलब वैदिक संस्कृत तो वेदों की प्योर एकदम जो कठिन भाषा है वो है, फिर जनता ने जिसको एक्सेप्ट किया वो लौकिक संस्कृत अलग हो जाती है। समझ गए मेरी बात को। चलिए साहब, तो एक तो शोर सनी प्राकृत आपके यहाँ पर आ जाएगी। शोर सनी प्राकृत के अलावा एक आपके आ जाती है भैया महाराष्ट्री प्राकृत। महाराष्ट्री प्राकृत, तो ये भी आप लोग जरूर याद रख लेना। शोर सनी प्राकृत के अलावा एक आपके क्या आ जाती है भैया, महाराष्ट्री प्राकृत, जो आपके दक्षिण में बोली गई, ठीक है ना। और जो आपके शूरसेन जनपद था ना, ये अपने यूपी वाला क्षेत्र, उसमें शोर सनी बोली गई थी। और फिर एक आ जाती है आपके मागधी प्राकृत, मगध की तरफ, बिहार वाला एरिया जो आपके विशेषकर आता है, ध्यान रख लेना। उधर जो आपके चली उसका नाम है मागधी प्राकृत। तो ऐसे करके ये टोटल कितने पार्ट में आ गई आपके, तो ऐसे करके ये टोटल आपके तीन पार्ट में आती है। लेकिन अपने को काम किससे है भैया, आई बात समझ में। अपने को काम किससे है भाई साहब, तो अपने को जो काम है वो शोर सनी प्राकृत से है। क्योंकि ये जो शोर सनी प्राकृत है ना, ये भी आपके कितने भागों में बटी भैया, तो ये भी आपके दो भागों में बढ़ जाएगी, ध्यान रख लेना। एक तो आपके आ जाएगी गुजरी अपभ्रंश, एक तो अपने क्या आ जाएगी भैया, गुजरी अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। चित्रकला में भी मैंने आपको बताया था अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, ध्यान रख लेना। जब दो भाषाएं एक साथ चलती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालती हैं,
वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालती है। मैंने कहा ना, स्कूलों की छुट्टी, स्कूल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बहुवचन बनाओगे तो स्कूल्स होगा। आपने बोला स्कूलों, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स किया, अपभ्रंश हो गया। तो एक तो गुजरी अपभ्रंश हो जाएगा और एक आपके हो जाएगा शोर सनी अपभ्रंश। कौन सा हो जाएगा भैया? तो एक आपके हो जाएगा यहाँ पर शोर सनी अपभ्रंश। तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना भाई, ये दो चीजें अपने को पता होनी चाहिए। लेकिन अपने काम की कौन सी है यहाँ पर? तो अपने काम की गुजरी अपभ्रंश है, क्योंकि गुजरी अपभ्रंश से ही आपके दो भाषाएं निकलेंगी भैया। एक तो आपके निकलेगी भैया राजस्थानी, यहीं तक तो अपन पहुंचना चाहते थे भाई, यहीं तो पहुंचना चाहते थे अपन। तो लो साहब, ये अपने कौन सी निकल गई? ये अपने राजस्थानी निकली, और ये आपके गुजराती। तो गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी और गुजराती दोनों निकली है, जरूर याद रख लेना भैया, ठीक है ना। जबकि शोर सनी अपभ्रंश से क्या निकली है भैया? तो शोर सनी अपभ्रंश से आपके हिंदी निकली है। शोर सनी अपभ्रंश से आपके क्या निकली है? तो शोर सनी अपभ्रंश से आपके और हिंदी निकली है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, समझ गए मेरी बात को? ये अच्छे से सुन लेना भैया। अब अगर अपने से पूछ रहा है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आप किससे मानते हो, तो भैया यहां से ध्यान रखना आप लोग कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपके गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। यही तो चीज अपने को याद करनी है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानते हैं। थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊं तो ये भी याद रख लेना, शोर सनी के गुजरी अपभ्रंश से। पूरा बोलने की जरूरत ही नहीं है, सीधे बोलना, शोर सनी के गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। जरूर याद रखना ये वाली बात आप, कि शोर सनी के गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। समझ गए मेरी बात को? तो यही तो चीज अपने को याद रखनी है यहाँ पर, कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोर सनी के गुजरी अपभ्रंश से हुई है। आई बात समझ में? ये चीज ध्यान रखना आप लोग। क्लियर मेरी बात यहाँ पर? चलिए अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। तो देखो आप लोग पहले एक बार ये डायग्राम क्लियर कीजिएगा भैया, फटाफट से डायग्राम क्लियर कीजिए एक बार। हाँ जी सर, जो टॉपिक कौन से मनीष कुमार जी, एक बार बता दें आप मुझे, एक बार बता दें आप मुझे कौन से के बारे में बात कर रहे हैं आप। तो अब देखो आप लोग यहाँ पर अलग अलग विद्वान अपनी अलग अलग बात करते हैं ना यहाँ पर। तो देखो आप लोग, जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यहाँ पर मैंने बात की राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, अपने से कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है ना। तो यहाँ पर आपके राजस्थानी भाषा की किसके बारे में बात करेगा? कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बताओ। तो आप सभी का ध्यान इधर होना चाहिए एक बार के लिए। तो भैया अब उत्पत्ति में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दे दिए भैया। अपने भारत में कभी एकजुट तो मत आया ही नहीं ना, अपने भारत में कभी एकजुट मत तो आया ही नहीं ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे अगर मैं बात करता हूं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, एक आदमी ने मुझे कहा कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मान लो। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मान लो? तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपके गुजरी अपभ्रंश से मान लो भैया। समझ में आ गई बात? और वहीं पर दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूं तो एक आदमी मुझे क्या कहता है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आप शोर सनी अपभ्रंश से मान लो। ठीक है ना? किससे मान लो आप लोग? तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आप शोर सनी अपभ्रंश से मान लो भैया। फिर एक आदमी ने बात करी भैया, ठीक है ना। तो देखो आप लोग यहाँ पर, तो शोर सनी अपभ्रंश से मान लो। फिर एक ने बात करी यहाँ पर, तो एक ने जो बात करी वो आपके क्या आ जाएगा कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागरी अपभ्रंश से मान लो भैया। किससे मान करके चलो? तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपके नागरी अपभ्रंश से मान लो। नागर अपभ्रंश बोलते हैं वैसे, नागरी वर्ड ठीक नहीं है, नागर अपभ्रंश बोलेंगे इसको, है ना। और एक आदमी ने मुझे कहा कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आप किससे मान लो? तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आप सौराष्ट्री अपभ्रंश से मानो। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आप किससे मानो? तो वो आप सौराष्ट्री अपभ्रंश से मानो। मतलब कि सब अपनी अलग अलग बातें कह रहे हैं ना, सब अपनी अलग अलग बातें ही तो कह रहे हैं यहाँ पर। समझ गए? हाँ जी, मैंने आपसे पूछा ना कौन से के बारे में बात कर रहे हो मनीष कुमार जी, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक बार आप कमेंट कर दें, ठीक है ना। गुजरी अपभ्रंश के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो ये बोलने वाला कौन, किसके अनुसार? तो एक तो आपके के एम मुंशी,
के एम मुंशी, और के एम मुंशी के अलावा एक नाम आपके आ जाता है मोतीलाल मेनारिया। जरूर याद रखना आप मेरी बात को कि के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानते हैं भैया। और एक और लिख देता हूं, हालांकि लिख तो देता हूं, इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, डॉक्टर माहेश्वरी। लेकिन ये जरूर याद रखना के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया, भूलना ही मत भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया, ये दोनों के दोनों आपके राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अभ्रंश से मानते हैं। कल को यही पूछ लेगा। फिर आपसे पूछेगा शोरसनी अभ्रंश से उत्पत्ति मानने वाले कौन है भैया, तो उसमें नाम आता है आपके एलपी टेस्सीटोरी। बड़े विद्वान है भैया ये भी अपने। एलपी टेस्सीटोरी इटली के थे भाई, उदीने इटली से आए थे अपने। वो आपके राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसनी अभ्रंश से मानते हैं, ये भी ध्यान रखना। आई बात समझ में। फिर नागर अपभ्रंश से मानने वाले कौन हो जाएंगे, जो इसकी उत्पत्ति आपके नागर अपभ्रंश से मानते हैं, तो उसमें भैया जॉर्ज अब्राहम गियरसन, ठीक है ना। जो आपके जॉर्ज अब्राहम गियरसन है ना, तो वो आपके जॉर्ज अब्राहम गियरसन है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानते हैं, तो वो आपके राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानते हैं। और इनका साथ देते हैं आपके कौन, पुरुषोत्तम मेनारिया। पुरुषोत्तम मेनारिया अभी मैं बता दूंगा आपको कि किस किस के बारे में आपसे पूछ सकता है। पुरुषोत्तम मेनारिया ध्यान रखना आप लोग। और सौराष्ट्री अपभ्रंश से मानने वाले हैं सुनीति नाथ चटर्जी, ठीक है ना। जो आपके सौराष्ट्री अपभ्रंश से मानते हैं ना, वो आपके कौन हो जाएंगे भैया, तो वो आपके सुनीति नाथ चटर्जी इसके अंदर आ जाएंगे। तो यही तो चीजें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए साहब, तो देखो आप लोग यहाँ पर क्लास तो चल रही है भैया, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो देखो आप लोग यहाँ पर, तो अब इसके अंदर आपके इंपोर्टेंट क्या है, एक तो के एम मुंशी, सीधा याद रखना, के एम मुंशी के अनुसार और मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो भैया गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। शोरसनी अपभ्रंश से उत्पत्ति मानने वाले कौन हो जाएंगे, एलपी टेस्सीटोरी। जबकि जॉर्ज अब्राहम गियरसन कहते हैं कि नहीं साहब, मेरे हिसाब से तो उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी जाती है। समझ में आ गई, बिल्कुल बिल्कुल। टेस्सीटोरी वैसे उदीने इटली वाला था, लेकिन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में रहा था, ठीक है ना। ये जो अगर बात करते हो ना आप इसके बारे में, तो ये ध्यान रखना, ये था कहाँ का, तो ये आपके उदीने इटली का था, उदीने इटली का था। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये आपके बीकानेर में गंगा सिंह जी के दरबार में रहा। बीकानेर में किसके दरबार में था, तो बीकानेर में गंगा सिंह के दरबार में था। समझ में आ गई बात, यहाँ पर ये चीज जरूर याद रख लेना। चलिए एक बात यहाँ पर और थोड़ी सी विशेष आई जाती है, तो बता ही देता हूं भैया आप लोगों को। जैसे मान लो अपने से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, अपने से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेगा, और वो क्वेश्चन अपने से क्या पूछता है, तो वो आप लोग देखिएगा एक बार। बहुत आसान सा प्रश्न बनता है कि भैया हमें तो केवल इतना सा बता दो कि ये जो आपने यहाँ पर और बात लिखी है, इसके अंदर राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक, अगर राजस्थान का कोई पहला भाषा सर्वेक्षक था, तो इसमें आप लोग गलती करेंगे भैया। कोई कहेगा एलपी टेस्सीटोरी, कोई जॉर्ज अब्राहम गियरसन, जबकि ध्यान रखना आंसर क्या होगा, जॉर्ज मैकलिस्टर। ये जरूर याद रखना, राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन था भैया, जॉर्ज मैकलिस्टर को राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक माना जाता है। अब इन सब में सबसे बढ़िया मत मैं किसका मानूं कि भाई जिसको मुझे फॉलो करना चाहिए, तो ये ध्यान रखना, ये आपके सर्वाधिक उपयुक्त मत है। इसीलिए तो अपन कह रहे हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाएगी भैया, तो राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो आपके शोरसनी अपभ्रंश से मानी जाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखना, ये आपके सर्वाधिक उपयुक्त मत माना जाता है। समझ गए मेरी बात को, अच्छे से याद रखना ये वाली बात आप, ठीक है ना। हाँ जी, अब इसके बाद में देखो आप लोग, हाँ जी, अब आपके पास क्लास नहीं चल रही है, हमारे पास तो चल रही है, क्लास चल रही है। एक बार रिफ्रेश कर लो जिनके क्लास नहीं चल रही है। आई बात समझ में, हाँ जी। तो एक विद्यार्थी कमेंट कर देना भैया, रिफ्रेश कर लो, चल जाएगी क्लास, है ना। हाँ जी, बाकी सबके चल रही है ना, बढ़िया। अब देखो ये बात अपन ने यहाँ पर कर ली, तो एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिए। एक विद्यार्थी कमेंट कर देना भाई, क्लास को लो, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए साहब,
आगे बढ़े इसके बाद में। तो ये अपन ने यहाँ पर बात की। अब इसके बाद में देखो अपने अपने एक बात निकल करके आती है कि जो राजस्थानी भाषा है उसका नामकरण। ये जो राजस्थानी भाषा है इसका नाम कैसे पड़ा वो अपने को यहाँ पर देखना है कि राजस्थानी भाषा का नामकरण। भाई इसका नाम आपने कैसे रखा है, कोई नाम के पीछे कोई मिस्ट्री है क्या, क्या बात रही कि आपने नाम राजस्थानी भाषा रख दिया। तो यही तो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भैया कि राजस्थानी भाषा जो नाम रखा है ना उसके पीछे ये एक मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया। जैसे अपने जैसे जैसे टाइम बदलता गया ना, जैसे जैसे टाइम बदलता गया वैसे वैसे आपके नागर अपभ्रंश से उत्पत्ति कहाँ कहाँ आई हुई, मतलब समझा नहीं मैं, ठीक है ना। तो देखो आप लोग यहाँ पर एक बार क्लियर कर देना भाई, जैसे जैसे समय बदलता गया ना नाम बदलता गया। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि राजस्थानी भाषा का जो नाम आया ना वो नाम आया आपके मरु भाषा। तो सबसे पहले जो नाम आया ना वो आपके क्या आ जाएगा, मरु भाषा नाम आ जाएगा, ये ध्यान रखना। मरु भाषा के बाद में जो दूसरा नाम इसका निकल करके आया वो आपके आ जाएगा मारवाड़ी। मरु भाषा के बाद में जो दूसरा नाम आपके निकल करके आया ना वो आपके क्या आ जाएगा भैया, तो वो आपके मारवाड़ी नाम आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर अगर जो बात करते हैं कि तीसरे नंबर पर जो नाम आया वो आपके आ जाएगा राजस्थानी भाषा। तो मैंने कहा ना जैसे जैसे टाइम बदलता गया वैसे वैसे आपके नाम भी बदलता चला गया। हाँ जी, हाँ सर बबलू जी की हेल्प कर दो अगर वहां से कोई दिक्कत है तो। वहां से मतलब मेरे यहाँ से तो मेरे एंड से तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे एंड से तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से तो, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, लॉग आउट करके एक बार लॉगिन कर लीजिए, हो सकता है कि उससे कुछ हो जाए। क्योंकि हाँ एक चीज़ है ऐप अपडेट हुआ है तो अपडेट कर लेना एक बार ऐप को, है ना। तो थोड़ा सा वो देख लेना आप लोग। चलिए अब देखो इनके बारे में। मरु भाषा सबसे पहले, तो मरु भाषा के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो अपने 8वीं शताब्दी, सुनना मेरी एक एक बात को भैया, अपने 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी बोले तो आपके 778 ईस्वी की बात है कि 778 ईस्वी में अपने एक दुर्ग है भैया जालोर दुर्ग। आप लोगों ने नाम तो सुना ही है जालोर दुर्ग का। और इस जालोर दुर्ग के अंदर ये जो आपके जालोर दुर्ग है, इस जालोर दुर्ग में अपने एक राइटर थे जिनका नाम है उद्योतन सूरी, ठीक है ना। एक राइटर थे जिनका नाम क्या है, उद्योतन सूरी। तो ये ध्यान रखना, इन उद्योतन सूरी ने एक रचना लिखी, अपनी एक किताब लिखी इन्होंने। और इनकी जो किताब का नाम है वो है आपके कुवलय माला। आरएस परीक्षा 2023 में भी प्रश्न पूछा गया था कि ये जो कुवलय माला है ये किसने लिखी है भैया, उद्योतन सूरी। और इस कुवलय माला के अंदर आपके टोटल कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है पता है, तो इस कुवलय माला में 18 भाषाओं का उल्लेख है। ये जो कुवलय माला है ना, इस कुवलय माला में कितनी भाषाओं का, तो इसमें ध्यान रखना आपके टोटल 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ये बात आप लोग जरूर याद रखना। और ये जो आपके 18 भाषाएं हैं इनमें राजस्थान की मरु भाषा शामिल है, ठीक है ना। इनमें राजस्थान की कौन सी भाषा शामिल है, मरु भाषा शामिल है। मतलब कि राजस्थानी भाषा का सबसे पहले जो नाम था वो आपके क्या हो जाएगा, मरु भाषा। तो यही तो ध्यान रखना है, इसमें आपके राजस्थान की मरु भाषा को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले जो राजस्थानी भाषा का स्वरूप था ना, जो सबसे पहले राजस्थानी भाषा का स्वरूप था वो मरु भाषा के नाम से आया भैया। तो यही तो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर मारवाड़ी देखो आप लोग, मारवाड़ी का अगर मैं बात करता हूँ सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं राजस्थान की भाषा के लिए, राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम मारवाड़ी शब्द का प्रयोग, राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम मारवाड़ी शब्द का प्रयोग। तो सबसे पहले अगर मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया तो वो करने वाले कितने आदमी थे रे कालिया, तो ये ध्यान रखना मारवाड़ी शब्द का प्रयोग करने वाले सरदार 2 आदमी थे। 2 आदमी कौन कौन थे रे भैया, एक तो अबुल फजल, एक तो अबुल फजल ने इसका प्रयोग किया है। और अबुल फजल ने अपनी एक किताब लिखी है आईने अकबरी। ध्यान रखना अबुल फजल की रचना का नाम क्या है, आईने अकबरी में।
तो अबुल फजल ने तो आईने अकबरी में इस शब्द का प्रयोग किया। और एक आपके आता है कुशल लाभ। क्या नाम आएगा आपके? कुशल लाभ। और ये जो कुशल लाभ है, इन्होंने अपनी रचना जिसका नाम है पिंगल शिरोमणि, बोलो रचना का नाम क्या हो जाएगा आपके? पिंगल शिरोमणि। तो कुशल लाभ ने आपके पिंगल शिरोमणि में इस शब्द का प्रयोग किया। तो यही तो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई मरुभाषा शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो कुवलयमाला ग्रंथ में मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपसे कि भाई राजस्थान की भाषा के लिए मरवाड़ी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, तो वो आपके अबुल फजल की रचना आईने अकबरी में मिलेगा। आई बात समझ में? हाँ, दो आदमी थे रे सरकार। हाँ, और देखो आप लोग 778 ईस्वी को है ना, आप यूं भी लिख सकते हो विक्रम संवत। तो मैंने आपको पहले भी कहा था 57 जोड़ने होते हैं, 835 आ जाएगा। वो तो डिपेंड करता है फिर पेपर में क्या ही पूछ रहा है ना। आई बात समझ में? तो 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है जिसमें राजस्थान की मरु भाषा को शामिल किया है। और इन दोनों भाई साहब ने मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया। जबकि अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ये जरूर ध्यान रखना कि भैया 1912 में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन 1912 में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1912 में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपनी पुस्तक, तो ये जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है ना, इनकी पुस्तक का क्या नाम है भैया? इनकी पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जरूर याद रखना आप लोग कि इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो आपके लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक के अंदर, ये जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की जो आपकी पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर अगर मैं यहां पर बात करूं तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की भाषा के लिए, राजस्थान की भाषा के लिए, राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रखना, राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। तो ये राजस्थानी शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया वो आपके किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। यही तो ध्यान रखना, ये जॉर्ज अब्राहम है, जॉन अब्राहम मत कर देना तुम लोग। हाँ, तुम भावुक हो जाते हो बहुत जल्दी, तो जॉन अब्राहम गियर्सन मत कर देना भैया, ये जॉर्ज अब्राहम ही रहेगा, है ना। हाँ जी, चलिए, तो ये भी याद रखना, ये मैंने नामकरण भी बता दिया। ऐसे करके नाम राजस्थानी भाषा पढ़ा था भैया, समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। ठीक है भैया, चलिए साहब, एक चीज यहां पर और बता देता हूं आपको कि एक छोटी सी बात है रे, वैसे तो कोई इतना विशेष मुद्दा नहीं है, फिर भी लेकिन अपना फर्ज बनता है कि आपको मैं बता दूं। 17वीं शताब्दी में एक ग्रंथ था जिसका नाम था नोबोली छंद, और 18वीं शताब्दी के अंदर 8 देश गुजरी। ठीक है ना, ये भी आप लोग थोड़ा देखना भैया कि मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं आपके, कि भाई 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी, इन दोनों के अंदर यहां तो आपके एक ग्रंथ था जिसका नाम था नोबोली छंद। ठीक है ना, ग्रंथ का नाम क्या है? नोबोली छंद। और यहां पर एक ग्रंथ है जिसका नाम है 8 देश गुजरी, 8 देश गुजरी। तो ये ध्यान रखना, ये ग्रंथों के नाम है। और ऐसा कहते हैं, इन दोनों ग्रंथों के अंदर आपके किसका उल्लेख मिलता है भैया? इन दोनों ग्रंथों के अंदर आपके मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना भाई, ये दोनों ग्रंथ जो हैं इसके अंदर भी आपके मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जॉन बनेगा डॉन। अच्छा, हाँ जी, चलिए साहब, तो देखो आप लोग यहाँ पर, तो ये जरूर याद रख लेना आप लोग कि इसके अंदर आपके 17वीं शताब्दी में तो नोबोली छंद, और आपके 18वीं शताब्दी के अंदर 8 देश गुजरी नामक ग्रंथ के अंदर आपके मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। ये भी वो हैं जिनमें आपके मरु भाषा का उल्लेख मिलता है भैया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब एक एक पॉइंट को ध्यान से देख लेना। ये आपने क्लियर कर लिया भैया एक बार? चलो तो भाई, नहीं किया तो एक बार क्लियर कर लेना। जॉन बनेगा डॉन, अच्छा। हाँ, चलिए तो इधर देखिएगा आप लोग यहाँ पर। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर अपने पास और क्या क्या चीजें आ जाएंगी। इसके बाद में आप लोग देखिएगा, ये तो अपन ने पढ़ लिया इसके बारे में तो, ठीक है ना। अब देखो आप लोग सभी का ध्यान इधर होना चाहिए भाई। अब इसके बाद में अपने पास में जो मुद्दा आता है ना, वो ये आता है राजस्थानी भाषा का विभाजन, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपके मुद्दा आएगा वो आपके आ जाएगा कि ये जो राजस्थानी भाषा है ना, इस राजस्थानी भाषा का अपन क्या कर देते हैं, तो अपन लोग राजस्थानी भाषा का करते हैं भाई विभाजन। कि राजस्थानी भाषा का जो विभाजन है वो आपके किस किस आधार पर किया गया। सुनना मेरी बात को यहाँ पर, राजस्थानी भाषा का विभाजन अलग अलग विद्वान अपने हिसाब से विभाजन करते हैं। अलग अलग विद्वान, जिसमें नंबर 1 नाम मैं यहाँ पर लूंगा, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ठीक है ना। सबसे पहला जो नाम आ जाएगा वो आपके किसके अनुसार करेंगे भैया, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। और ध्यान रखना आप लोग, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो हैं, इन्होंने राजस्थानी भाषा का विभाजन कितने भागों में किया रे, तो इन्होंने राजस्थानी भाषा का विभाजन 5 भागों में किया। सुन लेना मेरी बात को, हाँ, 5 भागों में विभाजन किया। समझ में आ गई बात? चलिए साहब, तो राजस्थानी भाषा का विभाजन आपके 5 भागों में किया। तो देखो आप लोग, तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो हैं, इन्होंने विभाजन कितने भागों में किया, 5 भागों में। अब यहां पर अगर अपन बात करें, एक पॉइंट सबसे पहले तो मैं लिखूंगा, आप इतना सा बताओ, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम आपको यह बताना है कि यहां पर चित्रकला लिख दिया मैंने, बस ये जो भाषा है ना, यहां पर चित्रकला लिखा है, आंसर देना। सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन एवं विभाजन, सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन एवं विभाजन करने वाले। तो सबसे पहले अगर वैज्ञानिक अध्ययन और विभाजन करने वाले हैं तो वो आपके कौन हो जाएंगे, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। और इन्होंने जो विभाजन प्रस्तुत किया वो कौन सी पुस्तक में प्रस्तुत किया, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वो प्रस्तुत किया है इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जो प्रस्तुत किया है ना, वो कौन सी पुस्तक में किया है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने प्रस्तुत किया। क्या है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, हाँ जी, मैंने यहां पर लिखा है आपको, सरजी उद्योतन सूरी के समय जालोर का राजा वत्सराज बताया जाता है ना, वत्सराज। वेरी गुड, आनंद कुमार स्वामी, बहुत बढ़िया है ना। अब ये जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके बारे में देखना। पहली बात तो इस पुस्तक के अंदर आपके संपूर्ण भारत की भाषाओं का उल्लेख है, ये जरूर याद रखना। संपूर्ण भारत की भाषाओं का उल्लेख अपने को इसमें मिलता है, संपूर्ण भारत की भाषाओं का उल्लेख अपने को मिलेगा। पहली बात तो ये याद रख लेना आप लोग। दूसरी बात ये याद रखना, इसमें टोटल खंड कितने हैं, तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुल खंड 21 हो जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं इसमें कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है, कुल भाषाएं जिनका उल्लेख इसमें मिलता है वो 179 है। इनमें कुल बोलियां, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोल के बताया था आपको कि टोटल कितनी बोलियों का उल्लेख मिलेगा भैया, टोटल बोलियां 544 हैं, ठीक है ना। कितनी है, 544। काम की बात सुनना इधर, सबसे जरूरी बात, ये जो आपके लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके 9वें खंड के द्वितीय अध्याय में, 9वें खंड के आपके द्वितीय अध्याय में, जो आपके 9वां खंड है उसके द्वितीय अध्याय में, और किसका उल्लेख अपने को मिलता है, तो ये यहाँ पर आपके राजस्थानी का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। राजस्थानी का
जो राजस्थानी भाषा है ना, उस राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, राजस्थानी का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अब वही तो अपने को जानना है, वही तो अपने को जानना है कि ये वर्गीकरण क्या प्रस्तुत किया है। तो वो देखो आप लोगों को मैं बता देता हूं भैया, कि राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, वो वर्गीकरण आपके कैसे प्रस्तुत किया है, तो वो भी आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना भाई। हाँ जी, एक बार आप लोग देख लेना अच्छे से। तो ये देखो आप लोग, यहां पर अगर मैं बात करता हूं राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया है ना, वो कुछ इस आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। जैसा मैं आपको यहां पर बता रहा हूं वैसा ही आप लोग याद रखना भैया, है ना। तो राजस्थानी भाषा का जो इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया ना, वो यहाँ से ये काट दीजिए आप लोग, और यहाँ से काट करके ये सीधे आप लोग ले जाइए यहाँ तक वाला भाग, ये एक वर्गीकरण में आ गया भैया। फिर ये वाला जो भाग है ना आपके, ये वाला भाग अलग कर दिया इन्होंने। फिर ये वाला जो भाग है ना, ये मध्य से आप लोग जो इधर ले जा रहे हैं, ये वाला भाग अलग कर दिया इन्होंने। और फिर ध्यान रखना आप लोग, इन्होंने जो ये वाला भाग है आपके, अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग आपके इन्होंने अलग कर दिया। समझ में आई बात। यहाँ पर ऐसे करके इन्होंने आपके कितने भागों में डिवाइड कर दिया भैया, तो ऐसे करके इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, ध्यान इधर होगा तो चीज समझ में आएगी, अदरवाइज तो फिर भैया कुछ नहीं कर सकते ना। जैसे ये वाला, अच्छा एक सेकेंड, ये वाला भाग जो है आपके, ये भाग अपन ने अलग कर दिया भैया, ठीक है ना। नीचे वाले भाग में ग्रीनरी ज्यादा है, ये ज्यादा ले लिया अपन ने। इधर बरसात बहुत गजब की होती है रे भाई, तो ये वाला भाग अपन ने ले लिया। इससे ऊपर वाला मैदानी भाग है थोड़ा सा, तो ये वाला भाग अपन ले लेते हैं भैया। इससे ऊपर वाले भाग में जचे जो ले लो फिर, और तो क्या ही करें बताओ। ये लो साहब, ये ले लेते हैं। तो ऐसे करके कितने भागों में बांटा, 5 भागों में आपके इसको डिवाइड किया। वो 5 भाग आप लोग देखना। ये जो भाग है ना, इसको तो अपन सीधे सीधे कह देंगे, ये तो क्या हो जाएगा आपके एक तरीके से, बोले ये तो सर पश्चिमी राजस्थानी है। बिना सोचे समझे इसको तो अपन क्या लिख देंगे भैया, बोले सर ये तो आपके पश्चिमी राजस्थानी हो जाएगा। ये बात क्लियर कर लेना। फिर नीचे चलते हैं, तो ये आपके क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो भाग है ना, ये दक्षिणी राजस्थानी में आ जाएगा, ठीक है। ये कौन से में आ जाएगा आपके, तो ये दक्षिणी राजस्थानी में आ जाएगा भैया, ध्यान रख लेना आप लोग। फिर और कौन सा भाग आ रहा है भैया आपके, ये वाला भाग अपन देख लेते हैं। फिर देखो आपने क्या क्या ले लिया वो देखो आप, तो सबसे पहले ठीक है ना, आप तो ये नोटिस करो कि आपने पश्चिम ले लिया, दक्षिण ले लिया। बोले सर पूर्व बच रहा है, पूर्व में चलते हैं ना यूं, भैया पूर्व को थोड़ा सा ध्यान रखना अब आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग ले लेना उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। ये पूर्व में 3 आएंगे भैया, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, ये दोनों के बीच में है तो मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी। और ये ध्यान रखना इसको अपन बोलेंगे क्या, तो ये आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, तो ये वाला जो भाग है इसको अपन बोलेंगे दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। तो ऐसे करके टोटल कितने भागों में डिवाइड किया, तो ऐसे करके टोटल 5 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में, अच्छा एक सेकेंड, कमेंट ही नहीं करे तुम तो यार। हाँ जी, मैं मिस्टर इंडिया बन के पढ़ा रहा हूँ, तुमने कमेंट ही नहीं किया, बताओ। तो ये चीज याद ध्यान रखना थोड़ा सा आप लोग अच्छे से। बड़े आसान 5 भाग है रे, ये पश्चिम ये दक्षिण, पहले तो ये कर दो, फिर पूर्व को ले लो, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व बीच में मध्य पूर्व। तो ऐसे करके टोटल कितने भागों में डिवाइड किया, 5 भागों में डिवाइड किया है। जरूर याद रखना आप लोग, किसने, जॉर्ज अब्राहम गियरसन ने डिवाइड किया है भैया। ये पूरी बात मैंने आपको जॉर्ज अब्राहम गियरसन की तो बताई है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, नंबर 2, नंबर 2 पर बात करूंगा तो आपके कौन आ जाएगा, एलपी टेस्सीटोरी, एलपी टेस्सीटोरी। तो देखो एलपी टेस्सीटोरी के अनुसार, एलपी टेस्सीटोरी कहता है कि भाई मेरे हिसाब से कितने भाग, तो एलपी टेस्सीटोरी बाबड़ा सीधा साधा आदमी है, केवल और केवल 2 भागों में बांटता है। देखो आप लोग कितने भागों में बांट देता है, केवल और केवल 2 भागों में बांटता है। बताओ आप लोग, बोले कोई दिक्कत ही नहीं है, बोले अपने तो केवल 2 भागों में बांट दो। अब 2 भाग कौन कौन से बांटे वो आप लोग देखिएगा यहाँ पर। ये जो 2 भाग है ना, ये यहीं से उठा लो आप, तो ये लो साहब, ये 2 भाग आपके ये बांट दिए भैया इसने। ये जो एलपी टेस्सीटोरी है ना, इसने कितने भागों में बांट दिया भैया आपके, 2 भागों में बांट दिया। ये मरुस्थलीय जोन है, ये लो साहब, और इधर वाला अपन ले लेते हैं ये लो साहब, ये 2 भागों में इसने बांट दिया आपके। हाँ जी,
सर बोर्ड अच्छे से दिख रहा था तो हम आराम से लिख पा रहे थे। तो नहीं बोले, बोल दिया करो भैया। हाँ, मिस्टर इंडिया मत रहने दिया करो तुम मुझे। तो देखो यहाँ पर आप लोग, तो एक भाग, ये कितना बड़ा बड़ा आदमी है, दो भागों में बांटता है बताओ। एक तो पश्चिमी राजस्थानी, इतना सीधा आदमी है, स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होने देता। बोले साहब एक तो पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी, काम ही खत्म। बताओ, पश्चिमी राजस्थानी और आपके पूर्वी राजस्थानी, टंटा ही खत्म कर दिया। बताओ क्या दिक्कत है, बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ऐसे करके इसने कितने भागों में बांट दिया? तो ऐसे करके इसने टोटल दो भागों में आपके डिवाइड कर दिया। ये चीज याद रख लेना आप लोग, थोड़ा सा समझ गए मेरी बात को? चलिए साहब, फिर नंबर तीन पर बात करते हैं। तो नंबर 3 पर आपके आ जाएगा नरोत्तम दास स्वामी। नरोत्तम दास स्वामी से पूछा गया कि आप कितने भागों में बांटोगे भैया। और फिर चौथे नंबर पर अगर बात करेंगे, तो चौथे नंबर पर आपके पूछा गया किससे? तो क्या ले लेते हैं भाई चौथे नंबर पर, किसको लें? हाँ जी, तो इनसे पूछा गया चौथे नंबर पर, तो आपके मोतीलाल मेनारिया। चौथे नंबर पर कौन आ जाएंगे आपके? तो चौथे नंबर पर आपके मोतीलाल मेनारिया। इन दोनों से बात की गई कि भाई आप कितने कितने भागों में बांटोगे भाई। तो इन्होंने कहा कि भाई, नरोत्तम दास स्वामी ने कहा कि मेरे हिसाब से तो 4 भाग हैं, और मोतीलाल मेनारिया कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से 5 भाग हैं। आई बात समझ में? दोनों की अपनी अलग अलग बात हो गई ना। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना आप लोग, दोनों ने अपनी अलग अलग बात करी है भैया। तो देख लेते हैं एक बार दोनों की क्या क्या बातें आपके निकल करके आती है। एक आदमी कहता है कि भाई अपने हिसाब से कितने भाग हैं, तो एक आदमी कह रहा है कि अपने हिसाब से टोटल 5 भाग है भैया, ठीक है ना। दूसरा और देख लेते हैं, एक 4 बता रहा है, एक 5 बता रहा है, इन दोनों को ही देख लेते हैं भैया। तो सुनना आप लोग, तो नरोत्तम दास स्वामी तो क्या कह रहे हैं कि अपने हिसाब से कितने कर दो, अपने हिसाब से 4 कर दो, और मोतीलाल मेनारिया कह रहे हैं कि अपने हिसाब से 5 भाग कर दो भैया। कितने भाग कर दो? 5 भाग कर दो भाई साहब। तो देखो अभी इधर ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले ये जो आपके नरोत्तम दास स्वामी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बांटना शुरू कर दिया भैया। लो साहब एक पार्ट तो ये कर दो, बोले बोले एक पार्ट पूरा ये वाला कर दो, बोले आप लोग, ठीक है ना। एक पार्ट बोले आपके क्या कर देना, ये वाला कर दो, एक पार्ट आपके ये वाला पार्ट कर दो, और एक पार्ट आपके ये कर दो भैया। तो ये इन्होंने कहा कि भाई अपने तो ऐसा करो, ये कहां से कटा रहे? हाँ जी, तो देखो आप लोग इसके अंदर, तो ये आपके डिवाइडेशन किया गया भैया, तो ध्यान से देख लेना आप लोग। चलो मैं इनके भाग लिख ही देता हूँ रे, छोड़ो तुम तो, इनके वाले भाग बिना पेंटिंग ही अपन बना लेते हैं भैया, ठीक है ना। एक बार छोड़ो इनके भाग, तो लिख ही देता हूँ इनके वाले भाग, यू क्यों एज इट इज। चलिए तो इधर देखिएगा, अब इन्होंने जो आपके 4 भाग बांटे ना, बड़े आसान बांटे हैं भैया। इतना आसान कि उत्तर आराम से अपन भी लिख सकते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है ना। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो लो साहब कुछ ही नहीं करना, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, आगे क्या लिख देना, राजस्थानी, काम ही खत्म। उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, लो साहब काम ही खत्म हो गया। समझ में आ गई बात यहाँ पर? फिर मोतीलाल मेनारिया ने कितने भाग बांटे हैं? 5 भाग। इन्होंने सही, इनका वाला तो मत सर्वाधिक माना गया है भैया, ठीक है ना। इन्होंने आपके कितने भागों में बांटा है भैया? तो ये जो मोतीलाल मेनारिया है ना, इन्होंने कहा कि अपने हिसाब से टोटल कितने, तो अपने हिसाब से टोटल 5 भाग। बताओ भाई कौन कौन से भाग? बोले पहले तो बांट दो मारवाड़ी, ठीक है ना, मारवाड़ी। मारवाड़ी के बाद में अपन ने माना इनका मेवाती, ध्यान रखना, उससे भी पहले ढूंढाड़ी ले लेता हूं, ठीक है ना, ढूंढाड़ी आ जाएगी। ढूंढाड़ी के बाद में नंबर 3 मेवाती, फिर नंबर 4 पर मालवी, और नंबर 5 वागड़ी।
तो ऐसे करके इन्होंने 5 भागों में बांटा। बोले सर ये मेवाड़ी वगैरह तो है ही नहीं। तो मेवाड़ी आपके मारवाड़ी की उपबोली है, ध्यान रखना। इसीलिए तो मोतीलाल मेनारिया है ना, इनका जो वर्गीकरण है इसके बारे में कहा जाता है कि जितने भी वर्गीकरण अपन करते हैं ना, उनमें सर्वाधिक उपयुक्त वर्गीकरण इन्हीं का है। जितने भी अपन वर्गीकरण करते हैं उनमें सर्वाधिक उपयुक्त वर्गीकरण आपके मोतीलाल मेनारिया का ही माना गया है भैया। फटाफट से कर लीजिए आप लोग इसको भी क्लियर, फटाफट से लिखिएगा। चलिए साहब, कमेंट कर दिया करो, एक तो है ना, कमेंट कर दिया करो फटाफट से कोई भी आपको, हाँ, जिससे मुझे लगे कि हाँ भाई आप। चलिए साहब आगे बात करें इसके बाद में। हाँ जी, चलिए बताइए एक बार फटाफट से आप लोग। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, अब आए ना तुम्हारे कमेंट धमाधम, ऐसे कमेंट कर दिया करो जिससे लगे कि हाँ। चलिए तो साहब अब इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन। तो ये मैंने आपको वर्गीकरण बता दिया। अब इसी के आधार पर एक चीज और ध्यान रख लेना, ये वर्गीकरण तो अपना कंप्लीट हो गया है ना। वर्गीकरण के बाद में एक चीज और बता देता हूं आपको कि भाई अपने से कल को पूछ लेता है ना कि राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना कि कल को अपने से पूछ ले कि जो अपने राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप, ठीक है ना, हम जो राजस्थानी भाषा पढ़ रहे हैं ना, इस राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप अपने को क्या देखने को मिलेगा। तो वो भी आप लोग थोड़ा सा समझना यहाँ पर कि राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है ना, वो अपने को किस फॉर्म में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़र में तो, बाकी तो आप तो खुद ही विद्वान हो रहे। तो राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप आप लोग देखना भैया। अगर साहित्यिक रूप के बारे में बात करूँ ना, मेरे पास यहाँ पर दो बातें आती हैं। साहित्यिक रूप के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास कितनी बातें आएंगी यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर दो बातें आएंगी साहित्यिक रूप को लेकर के। सभी की नजर इधर, तो देखो आप, वही बीच में से मैंने तोड़ा है यहाँ से, और ये तोड़ करके मैं ले गया पूरा आपके यहाँ तक, ठीक है ना। आई बात समझ में, यहाँ तक भी खाए को पूरा ये यहाँ तक ही पैक कर दिया मैंने। समझ गए मेरी बात को। तो राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है ना, ये थोड़ा सा आप लोग इधर देख लेना भैया कि ये जो राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है, इसमें दो रूप अपने को देखने को मिलेंगे। एक तो आपके क्या आ जाएगा, देखो आप लोग यहाँ पर, एक पार्ट तो ये हो गया अपना, और एक पार्ट अपना वही ये आ जाएगा आपके। तो इसको तो मैं क्या कहूंगा, इसको तो मैं कहूंगा एक तो डिंगल शैली। और एक कई बार करते हैं ना ये डिंगल में ये पिंगल में, पता ही नहीं होता क्या डिंगल क्या पिंगल, बस अपनी रामायण गा रहे होते हैं, बस कोई लेना देना नहीं होता है भैया। तो ये ध्यान रखना, अपने साहित्यिक रूप कितने हैं भैया, दो साहित्यिक रूप अपने देखने को मिलेंगे। एक तो आपके डिंगल हो जाएगा, अच्छा 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 अच्छा, तो ये ध्यान रखना दो साहित्यिक रूप आपको देखने को मिलेंगे। तो दो साहित्यिक रूप आपके, एक तो डिंगल हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपके, पिंगल हो जाएगा। आई बात समझ में। हाँ, चलिए तो देखो आप लोग यहाँ पर, अब डिंगल और पिंगल के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। क्या क्या विशेषताएं आपको डिंगल और पिंगल में देखने को मिलेंगी, वो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। मेरे को तो साफ साफ नजर आ रही है भैया। अगर मैं डिंगल के बारे में बात कर रहा हूं ना, तो डिंगल के बारे में देखो आप लोग, सबसे पहली बात भैया, ये जो डिंगल है ये आपके पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। ये जो डिंगल है ना, ये डिंगल क्या है आपके, तो ये डिंगल आपके पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप हो जाएगा आपके क्या, डिंगल। अगर आप इसको पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप बोल रहे हो ना, सर आज क्लास का टाइम कितना है, सर ब्रेक कितने टाइम पर होगा, बताओ, आप बता दो, जो आप जो कहोगे वो कर लेंगे, ठीक है ना। आप जब कह दोगे ना, बोले सर ब्रेक दे दो, तभी दे दूंगा मैं तो। और ये आपके पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, ये आपके क्या हो जाएगा भैया, तो ये आपके पूर्वी राजस्थानी का
साहित्यिक रूप हो जाएगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना कि भाई एक तो आपके पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, तो ये आपके पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। जरूर ध्यान रखना आप मेरी बात को, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर देखो, दूसरा क्या आता है आपके, इसका जो विकास हुआ है डिंगल का, ये इसका विकास आपके किससे हुआ है, गुजरी अपभ्रंश से विकास हुआ, ठीक है ना। इसका जो विकास हुआ वो किससे हुआ है, आपके गुजरी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। जबकि पिंगल के बारे में मैं बात करूं कि भाई ये जो आपके पिंगल है इसका विकास, तो इसका विकास आपके शोर शनि अपभ्रंश से माना जाता है। किससे मानेंगे भैया, तो इसका जो विकास है ना वो आपके शोर शनि अपभ्रंश से मानते हैं। तो लो साहब, शोर शनि अपभ्रंश से इसका क्या माना जाएगा, आपके विकास माना जाएगा। शोर शनि अपभ्रंश से आपके इसका विकास माना जाएगा। समझ गए मेरी बात को यहां तक भी। फिर इसके बाद में आप लोग आगे देखना भैया, दो बातें। अच्छा, ब्रेक 7 PM, बिल्कुल रख देंगे, 7 PM रख देंगे भैया, ठीक है ना। तीसरी बात देखो, इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ेगा, तो भाई इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा ना वो पड़ेगा आपके मारवाड़ी, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र है ना, और थोड़ा बहुत गुजराती, तो मारवाड़ी एवं गुजराती का प्रभाव पड़ेगा। आप देख लो इधर साफ साफ नजर आ रहा है, आप मारवाड़ में तो हैं ही, और गुजराती का प्रभाव। जबकि इधर अगर आप बात करते हैं ना तो इधर किसका प्रभाव पड़ता है, इधर आपके ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ता है। कौन सी भाषा का प्रभाव, तो इधर आपके ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ता है। उधर मारवाड़ी और गुजराती का प्रभाव पड़ेगा, इधर आपके ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ेगा भैया। ये याद रख लेना आप लोग, समझ गए, तो ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद में बात करते हैं, तो भैया ये आपके चारणों द्वारा लिखी गई है। इसमें जो लेखन का काम किया है वो किसने किया है भैया, तो इसमें आपके चारणों द्वारा लेखन किया गया है। किसके द्वारा, तो इसमें चारणों द्वारा लेखन किया गया है। जबकि अगर मैं बात करता हूं आपके, इसमें भाटों द्वारा लेखन किया गया है, इसमें भाटों द्वारा लेखन किया गया है। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, उसमें आपके चारणों द्वारा लेखन है, तो यहां पर आपके भाटों द्वारा लेखन का काम किया गया है, भाटों द्वारा लेखन किया गया है। तो ये भी जरूर याद रखना, यही तो पॉइंट्स अपने को एग्जाम में पूछ लेता है। फिर इसके बाद में देखो, इसके अंदर आपके, और अगर मैं विशेष रूप से बात करता हूं तो भाई अपने को कौन से और कौन सा साहित्य मिलता है, तो ध्यान रखना इसमें अपने को मिलेगा वीर रस पर आधारित। ये जो डिंगल शैली है ये आपके किस पर आधारित है, तो मुख्य रूप से अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके वीर रस पर आधारित है। जबकि ध्यान रखना ये आपके किस पर आधारित है, तो ये आपके श्रृंगार रस पर आधारित है, ठीक है ना। ये आपके श्रृंगार रस पर आधारित हो जाएगी भैया, ठीक है। ऐसे ही देखो आप लोग, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर देखो इसके बाद में और बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके एक बात क्या निकल करके आती है, सुनना मेरी बात को यहाँ पर अच्छे से। तो ये वीर रस पर हो गई, अब यहाँ पर एक पॉइंट और भुला दिए रे तुम, क्या आ जाएगी बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सुनिएगा, ये जो आपके डिंगल शैली है ना, इस डिंगल शैली के अंदर आपके एक बात बताई जाती है कि भाई जैसे अपने सबसे ज्यादा साहित्य है ना वो कौन सी में, आपके डिंगल में। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, अगर अपने से पूछे सर्वाधिक साहित्य, तो सबसे ज्यादा साहित्य आपको किस में मिलेगा, तो सबसे ज्यादा जो साहित्य मिलेगा ना वो आपको डिंगल में ही मिलेगा, पिंगल में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक साहित्य आपके कौन सी शैली में है, तो डिंगल शैली में है। आ जाओ, अब आ जाओ जो मैं आपको बता रहा था, ये अपने किसके लिए फेमस है, सोरठे, सोरठों एवं मांड राग के लिए प्रसिद्ध है। सोरठों एवं मांड राग के लिए प्रसिद्ध है आपके कौन सी, तो ये ध्यान रखना, सोरठों एवं मांड राग के लिए प्रसिद्ध है आपके ओहो भाई साहब, क्या हो गया,
हाँ जी, तो ध्यान देना आप लोग, इधर अच्छे से मेरी बात को सुन लीजिएगा आप लोग। चलिए साहब, बच गए भैया अपन, है ना, सबसे बढ़िया बात रही। नहीं तो आज फिर एक बार कठपुतली बनने के लिए तैयार थे अपन। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखना भैया, है ना, कि भाई यहाँ पर आपके सोरठे एवं मांडराग के लिए प्रसिद्ध है। सोरठे होते हैं ना दोहे, जिनमें तुकबंदी नहीं होती, उनको अपन सोरठे बोलते हैं। जिनमें तुकबंदी नहीं होती है ना, वो अपने क्या हो जाते हैं, वो सोरठे होते हैं। जानी गोरी अनुकूल सी है, ही हर्ष न जाही कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। उधर कहीं और इधर लगे, तुकबंदी बैठे नहीं रहना। नहीं तो देखो, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप, रूप भूप। लेकिन अभी जो मैंने बोला वो सोटा था। जानी गोरी अनुकूल सी है, ही हर्षु न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। नहीं बैठ रहा ना, ये ध्यान रखना। तो भैया सोटे एवं मांडराग के लिए प्रसिद्ध है। ये क्यों फेमस है भैया? ये आपके छंदों के लिए प्रसिद्ध है, छंद के लिए आपके प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। छंद क्या होते हैं अपने, ये छंद के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। बोले सर छंद क्या होते हैं? श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज पद कंदर्प मुख कंजारुणम। ये क्या है? ये छंद है अपने। तो ये ध्यान रखना, वो छंद के लिए फेमस है, ये आपके इन चीजों के लिए फेमस है। लास्ट बात बता रहा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर में पिछली बार प्रश्न था, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। असिस्टेंट प्रोफेसर में पिछली बार प्रश्न था, जरूर याद रखना, कि ये जो आपके डिंगल शब्द है, ठीक है, इस डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जरूर याद रख लेना। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो ये जो आपके डिंगल शब्द है, इस डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कवि बांकीदास ने, जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे कवि बांकीदास, आपको बताया भी था 1857 की क्रांति के समय। तो ये ध्यान रखना, कवि बांकीदास ने, और कौन सी रचना में किया है? कुकवि बत्तीसी नामक रचना में किया है। सबसे पहले डिंगल शब्द का प्रयोग बांकीदास ने किया है और कुकवि बत्तीसी नामक रचना में किया है। आई बात समझ में? कुकवि बत्तीसी नामक रचना में किया है। तो ये डिंगल शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ है इसके अंदर। समझ गए मेरी बात को? जबकि यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि भैया ये जो आपके पिंगल शब्द है, यहां पर क्या आ जाएगा आपके? तो ये जो आपके पिंगल शब्द है, इस पिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये जो आपके पिंगल शब्द है ना, इस पिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके किसने किया है? कुशल लाभ। कुशल लाभ ने कौन सी रचना में किया है भैया? तो जो कुशल लाभ है उसने पिंगल शिरोमणि में किया है। आई बात समझ में? तो डिंगल का प्रयोग तो मैंने बता ही दिया, ये पिंगल का भी जरूर याद रख लेना, सबसे पहले पिंगल शिरोमणि में किया है। समझ में आ गई बात यहाँ पर? चलिए साहब, तो ये भी आप लोग क्लियर कीजिएगा। डिंगल एंड पिंगल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, क्लियर करो भैया, सभी क्लियर कर लीजिए फटाफट से। और मुझे उम्मीद है, मुझे तो लगता है, तुम्हें लगता है पता नहीं, कि मैंने तो डिंगल और पिंगल को अच्छे से आपको बता दिया, एक एक चीज पूरी विस्तारित तौर पर बताई है। वैसे डिंगल में कहते हैं कि जिस रूप में इसको बोला जाता है उसी रूप में इसको लिखा जाता है, और पिंगल जिस रूप में बोली जाती है उस रूप में नहीं लिखी जाती है। तो खैर इतनी इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है ये, कमेंट कर दिया करो बस थोड़ा सा, हाँ, जिससे लगे कि हाँ आप यहाँ हैं। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये अपने पास में जो बातें थी ना, इंपॉर्टेंट बातें, वो मैंने आपको क्लियर करवाई। अब इसी प्रकार एक देखो, राजस्थानी भाषा मैंने टॉपिक लिया था ना पहला, वो भाषा वाली बात कंप्लीट करवाई है मैंने, है ना। और अभी मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, कि भैया अपने से पूछे ना कि राजस्थानी भाषा के विकास का क्रम, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा के विकास का क्रम क्या रहा है।
राजस्थानी भाषा के विकास का क्रम अपन क्या माने? तो भैया राजस्थानी भाषा के विकास का क्रम जो अपन मान करके चलेंगे वो आप लोग देखिएगा कि राजस्थानी भाषा के विकास का क्रम अपन क्या मान करके चल सकते हैं। सभी का ध्यान इधर, बहुत अच्छे से सुनना मेरी एक एक बात को, जो मैं यहाँ पर विकास के क्रम के बारे में बात करूंगा। ये लो साहब, ये फर्स्ट पॉइंट, वेरी गुड। सेकेंड जस्ट इसके ऊपर ले लेते हैं, ओके डन। थर्ड इससे ऊपर चल जाते हैं, ओके डन। फोर्थ इससे ऊपर चल जाते हैं, ओके डन। तो ये 4 पार्ट मैंने यहां पढ़ लिए हैं भैया ना। अब इसी के अंदर थोड़ा सा अपन ये देखो आप लोग, ये गए ऐसे विकास की तरफ अपन बढ़ रहे हैं भैया। ये राजस्थानी भाषा का विकास ही करवा रहे हैं अपन, तो समझ गए मेरी बात को। चलिए तो भाई साहब सभी का ध्यान इधर। तो ये राजस्थानी भाषा के विकास का क्रम है। देखो भैया, सबसे पहले राजस्थानी भाषा का जो विकास हुआ था ना, वो हुआ था गुजरी अपभ्रंश से। सबसे पहले ये आपके गुजरी अपभ्रंश के तौर पर जानी गई थी भैया। सबसे पहले गुजरी अपभ्रंश के तौर पर इसका विकास हुआ था। समझ में आई बात? चलिए साहब, गुजरी अपभ्रंश के बाद में प्राचीन राजस्थानी। फिर जब ये अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आने लगी थी तो इसको अपन ने नाम क्या दे दिया भैया? प्राचीन राजस्थानी नाम दे दिया। फिर ये मध्य राजस्थानी के रूप में आ जाती है। फिर किस रूप में आई आपके ये? तो ये आपके मध्य राजस्थानी के रूप में आ जाती है। और मध्य राजस्थानी के बाद में ये आपके आधुनिक राजस्थानी के रूप में आई। आधुनिक भी बोल सकते हो आप लोग, अर्वाचीन भी बोल सकते हो, ध्यान रखना। आधुनिक या अर्वाचीन राजस्थानी अपन इसको बोलते हैं भैया। तो ये आपके इस फॉर्मेट में इसका विकास चला। बोले सर फॉर्मेट प्रॉपर अगर बात करते हैं तो ये ध्यान रखना, ये आपके 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 11वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी से लेकर के और आपके 13वीं शताब्दी तक, ठीक है ना, 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। और आपके ये किस रूप में थी भैया? तो ये गुजरी अपभ्रंश के रूप में थी, ठीक है। फिर आपके 13वीं से 16वीं शताब्दी तक ये प्राचीन राजस्थानी के रूप में उभर करके आई। 13वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी तक ये आपके और प्राचीन राजस्थानी के रूप में उभर करके आई। फिर इसके ऊपर से सभी का जो प्रभाव था वो क्या हो गया? लगभग लगभग खत्म हो गया। जो थे ना, हाँ, गुजरात का, ये सब सारे प्रभाव खत्म हो गए थे। तो फिर ये आपके मध्य राजस्थानी बन गई भैया। और मध्य राजस्थानी चली आपके 16वीं से 18वीं शताब्दी तक। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक ये चली भैया। फिर आपके 18वीं, आपसे सीधा काल पूछ सकता है, ध्यान रखना। और फिर अगर मैं बात करता हूं तो 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक जो आपके चल रही है ना, वो आपके आधुनिक राजस्थानी है। आपसे पूछ सकता है मध्य राजस्थानी का काल, तो 16वीं से 18वीं। प्राचीन राजस्थानी का काल 13वीं से 16वीं। और गुजरी अपभ्रंश का काल 11वीं से 13वीं। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना, ये तो अपन ने चलो एक बता दिया, लेकिन पता है नरोत्तम दास स्वामी क्या कहते हैं? इसके अंदर भी आपके जो नरोत्तम दास स्वामी है ना, वो नरोत्तम दास स्वामी पता है आपके क्या कहते हैं? तो नरोत्तम दास स्वामी इस बारे में ये कहते हैं कि नरोत्तम दास स्वामी कहते हैं कि 2 ही भागों में बांटो भैया। एक तो बांटो प्राचीन राजस्थानी, ठीक है ना। नरोत्तम दास स्वामी से जब बात हुई ना, तो उन्होंने कहा कि एक तो प्राचीन राजस्थानी बोलो और दूसरा आधुनिक राजस्थानी बोल दो। ये 2 ही भागों में बांटो बोले, एक तो प्राचीन राजस्थानी और दूसरा क्या आ जाएगा आपके? आधुनिक राजस्थानी। तो इनके हिसाब से 2 भागों में बांटा गया। फिर आपके समझ गए मेरी बात को? किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? राजस्थानी भाषा के विकास के क्रम के बारे में यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, ये आप लोग जरूर याद रखना। तो नरोत्तम दास जी के अनुसार 2 भागों में बांटा गया। और इनसे पूछा कि भाई 2 भाग आप कैसे करेंगे? तो बोले सीधी सी बात है कि 1600 ईस्वी जो है ना, उस 1600 ईस्वी से पहले तो प्राचीन राजस्थानी रहेगी बोले, और 1600 ईस्वी के बाद जो रहेगी, ध्यान रखना, 1600 ईस्वी के जो बाद रहेगी, वो 1600 ईस्वी के बाद आपके कौन सी रहेगी? वो आपके आधुनिक राजस्थानी रहेगी। ये इन्होंने डिवाइड कर दिया। और फाइनली फिर अपना एक डिसीजन जो अपन लेकर के आएंगे, ध्यान रखना, वो तो बनता ही बनता है। अपन एक अपना डिसीजन लेकर के आते हैं यहाँ पर। फाइनल अपना डिसीजन यहाँ पर क्या कहता है वो सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना। अपना डिसीजन यहाँ पर क्या है, इधर देखो। सबसे पहली बात तो हमें ये बताओ कि भैया राजस्थानी भाषा का प्रारंभ आरएस 1986, वो आरएस 1996 में प्रश्न आया था, राजस्थानी भाषा का प्रारंभ। और ये जो आपके राजस्थानी भाषा का प्रारंभ है ना,
ये आपके कब माना जाता है? तो प्रारंभ माना जाता है भाई साहब, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 12वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है ना, 12वीं शताब्दी के अंत में, यही आपको ध्यान रखना है। 12वीं शताब्दी के अंत में जाकर के आपके राजस्थानी भाषा का प्रारंभ मानते हैं। बेसिकली अगर यहाँ पर कोई ईयर मेरे से पूछे ना, तो ईयर मैं उसको कहूंगा 1150 ईस्वी, कि 1150 ईस्वी में मानते हैं भैया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपसे, फिर सुन लेना आप लोग, यहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं कि राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल, ठीक है ना, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल, तो देखो आप लोग, राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल है ना, वो आपके क्या माना जाएगा? तो वो स्वर्ण काल माना जाता है 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक। 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक का जो टाइम है, वो आपके राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। और ये भाषा से रिलेटेड जितनी भी बातें थी ना, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। जो भाषा से रिलेटेड जो बात आ रही थी ना, वो कंप्लीट करवा दी। एक बार फटाफट से कमेंट करो, क्योंकि इसके बाद एक अलग फॉर्मेट आएगा, और वो है आपके राजस्थान की बोलियां। ये तो चलो मैंने आपको बता दिया, इसके बाद में एक अलग फॉर्मेट आएगा जिसका नाम है आपके राजस्थान की बोलियां भैया। कमेंट करके बताइए फटाफट से। ओके, चलिए तो साहब, ये मैंने आपको यहाँ पर एक पार्ट तो कंप्लीट बता ही दिया है यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ ना आपसे, तो इसके बाद में फिर अपन और एक मुख्य बोलियों का चैप्टर लेंगे, वो अपन नेक्स्ट सेशन में ले लेते हैं, ठीक है ना। अगला जो अपना, और अभी आपकी मैंने स्ट्रीम, खैर मेरा तो ये था कि पहले की लंबी क्लास लेंगे, चलो ठीक है, बीच में एक गैप भी आ जाना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर में आपके स्ट्रीम लग जाएगी, तो ध्यान रख लेना, स्ट्रीम लगते ही आपके अपन वो वाली क्लास लेंगे, इस बोलियों वाली, ठीक है। तो उसमें मैं आपके बोलियों को डिस्कस करूंगा। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आप लोगों को? चलिए, तो फिर अभी तो अपन इतनी बात करें, कमेंट करके बता दो एक बार फटाफट से, ठीक है ना। तो अभी तो अपन इतनी बात करें, अभी रख देते हैं 7:30 बजे के अराउंड, है ना। हाँ, 7:30 बजे से रख देंगे अगली क्लास, तो अपन उसको पढ़ लेंगे फिर आराम से, ठीक है। तो अभी तो अपन इतनी बात करते हैं, मुलाकात करते हैं थोड़ी देर बाद फिर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।